गया बेटा आपको? सर थोड़ा ध्यान है, जैसे वो स्कोप और उसका नेचर के बारे में पढ़ा था कि हाँ हाँ 3 पिलर्स हैं इसके, हाँ हाँ जी बेटा, मैं जुडिशरी स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ ठीक जी, है ना? ठीक है। हाँ तो जी, देखो, हाँ जी। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर। जो सेपरेशन ऑफ पावर आपकी 3 बॉडीज में होगा। अब 3 बॉडीज कौन से थे? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका कौन सा था बताना बेटा एक बार आप? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड जुडिशरी और लेजिस्लेशन। लेजिस्लेटिव, हाँ जी, लेजिस्लेटिव, ठीक है हाँ ना? जी, तो स्टार्ट करते बेटा, आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है सीमा? फिर हमारी 2 बुकें हो हाँ जी जाएंगी सर। बेटा, ठीक है ना? कोई आए ना आए छोड़ो, सब एलएलबी सबके पास बार काउंसिल मेंबरशिप आ गई। जितने शशांक और सब बच्चे थे, मुकेश, उन्होंने बार काउंसिल की मेंबरशिप ले ली। आए लास्ट क्लास में अगर बच्चे आते तो मैं बात करूंगा सबसे अच्छे से। निगो, भगवती, सबने बार काउंसिल की मेंबरशिप ले ली, एलएलएम कर रहे हैं अभी वो सब बच्चे। देखो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली हमने क्या पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में? देखो हमने क्या पढ़ा था सीमा, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो ज्यादा आपके ऑथर के पूछे जा रहे थे, ठीक है ना? किरण, वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है ना? सो स्टार्ट करते हैं। देखो आप, सबसे पहले देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसने स्टार्ट किया था? आपका सर आइवर जॉनिंग। जॉनिंग ने क्या था? आइवर जॉनिंग ने इसको प्रोनाउंस किया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट इज अ टाइप ऑफ थ्योरेटिकल लॉ which defines constitutional law in LLB first year and constitutional law in constitutional law part 2, interpretation of statutes in second year, ठीक है ना? तो एलएलबी थर्ड ईयर में हम पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, ठीक है ना? तो आज हम इसे पूरा फिनिश कर देंगे पूरी 2 आवर्स की क्लास में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या? देखो, सर आइवर जॉन ने डिफाइन किया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। ये बेसिकली क्या दिखाता है? लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है? अब आपको पता है बेटा, बिफोर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश थे उसने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन में 3 डिपार्टमेंट बॉडीज कर दी गई थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी बॉडी, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में हमने क्या पढ़ा था? देखो आप, हम स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बेसिकली हमने 3 बॉडीज के बारे में पढ़ा था, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव को क्या बोलते थे? रूल मेकिंग। जुडिशियल को क्या बोलते थे? एडजुडिकेटिव। ये सीमा, एडजुडिकेटिव का मतलब क्या होता है? आपको डेफिनेटली मतलब तो पता होगा इसका कुछ। सर टू गिव जजमेंट और डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन, डिक्लेयर या बाय टू द कोर्ट। इंटरप्रेटर की तरह यूज भी होता है ना सर, वो जुडिशरी हम्म जो मीनिंग बताता है हर लॉ का। हम्म इसके बाद देखो एग्जीक्यूटिव आता है। सो देखो आप, फ्रीडीमैन, ये बेटा ऑथर के नेम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना? मैंने संजय की क्वेश्चन बैंक में कहीं से मंगवा लिए, जो संजय की क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो संजय की क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर पेपर भी होते हैं इनके, वो ज्यादा इफेक्टिव। आज देवेंद्र है नहीं, शायद क्लास में ज्वाइन होते हैं, तो मैं इनको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि संजय की बुक में मंगवा रहा हूँ, ठीक है ना? सो फ्रीडमैन एक ऑथर थे, उन्होंने क्या सर ये बताया कहाँ से एडमिस। मिलती हाँ, है? संजय की बुक कहाँ से प्रोवाइड हुई आपको? और मैं तो मंगवा रहा हूँ बेटा आगरा से ही। ये अच्छा, एकेडमी से आगरा गए ना, तो वहीं से मंगवाता आगरा हूँ से मैं, देखता मंगवा हूँ रहे हैं मिल सर? जाता है। कैसे, मतलब कोई कैसे मंगवा रहे हैं सर? हमें भी बता दीजिए, हम बुक की मंगवा लेते हैं संजय की। नहीं नहीं, जैसे एकेडमी के तौर पे, एकेडमी को बोला मैंने कि आगरा से आप, एकेडमी के कुछ पर्सन गए आगरा वो बुक के लिए, क्योंकि जो अच्छा एलएलबी अच्छा। फर्स्ट है इसमें लॉ ऑफ क्राइम चेंज है, ठीक है ना? लॉ ऑफ क्राइम पूरा नहीं बदला, भारतीय साहित्य जोड़ दिया गया, ठीक है ना? जो आईपीसी था उसको हटा दिया गया। तो लॉ हाँ ऑफ जी, क्राइम के लिए गए गए टीचर्स, वो मैम
इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड एलएलबी सेकंड ईयर के लिए गए। एलएलबी थर्ड ईयर में कोई चेंज नहीं, ठीक है ना, एलएलबी थर्ड ईयर में आपका कोई चेंज नहीं है। बट मैंने बोल दिया है, अब आ जाएगी, देखते हैं, पूरी कोशिश है। गिलास में पानी दे देना आप, इससे हाँ जी। निकाल के ना गिलास में पानी दे देना, गर्म करके दे देना आप। तो देखो आप, फ्रेडी मैन जो आपके एक ऑथर, टेंशन मतलब सीमा आपके पास बुक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। While dealing with the nature and scope of administrative law, so basically administrative law क्या बताता है? Legislative power of administration both at common level and the statutes. अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके बारे में? लीगल पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में। क्वाजी जुडिशियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ देम आर स्टैट्यूटरी, ठीक है ना। अब ये जो पावर है ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, इसका स्कोप क्या है? स्कोप में हम सबसे पहले समझेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ये एडमिनिस्ट्रेशन किया क्यों गया था, इसके बारे में रीजन बताया गया। सबसे पहले देखो, एग्जिस्टेंस होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का, जैसे कि वेज बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, टैरिफ कमीशन, जो रूल बना रहा है, ये सब पढ़ेंगे बेटा आगे चल के, ठीक है ना। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या रूल बनाएंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमने पढ़ा था, ठीक है ना। जुडिशियल फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के क्या क्या है? अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बेटा हमने काफी सारे जुडिशियल क्या किए, ट्रिब्यूनल, जुडिशियल ट्रिब्यूनल अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मनीष ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ। मनीष, वॉइस आ रही है आपको? मनीष, वॉइस आ रही है बेटा? मनीष बहुत परेशान करता है, वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी कुछ, मनीष। वो बोतल भी दे देते हैं आप, भर पानी डाल। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज में हम पढ़ेंगे बेटा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमने पढ़ना है अभी, वैसे पढ़ लिया था पिछली क्लास में, फिर से जल्दी से याद दिला देता हूँ। इसके बाद क्या क्या रेमेडीज है? मैंडामस हो गया, सेरारी, प्रोविजन, इंजंक्शन, डिक्लेरेशन, ठीक है ना। क्या प्रोसीजर गारंटीज है? क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया में के बारे में बताएंगे कि इन इंडिया में एक सिस्टम ऑफ बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन एडजुडिकेशन यानी डिक्लेरेशन बताएगी, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस there is no definite scope of administration. After the independence we have different parts of administration divided in our country, ठीक है। सो देखो आप, अरे यार, इसके बाद देखो आपका सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बेसिकली इसके सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसको कैसे डिफाइन किया गया है? देखो आप, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्यूट से किया जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट बेटा, माइक म्यूट कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। एक मिनट में जाना मत बस। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या होता है एक बार सीमा आप बताएंगे? सीमा, सर वॉइस आ क्या? रही है आपको? हाँ जी सर।
एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है बेटा, आप बताएंगे एक बार? Just to regulate some rules, just to execute the rules. कैसे एग्जीक्यूट करना रूल्स बेटा? मतलब किस डिफरेंट बॉडीज में डिफाइन किया गया, इसमें आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? सर वो 3 बॉडीज में वो तो लेजिस्लेशन एग्जीक्यूट मींस क्वासी लेजिस्लेटिव भी है ये, और एज वेल एज क्वासी लेजिस जुडिशरी भी है शायद ये। सर आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं समझ आया। क्वेश्चन आप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किन डिफरेंट बॉडीज में डिफाइन है, जैसे आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मैं ये हाँ कहना जी, चाहता हूँ बेटा। हाँ जी, ये सो तो बेसिकली 3 एग्जीक्यूटिव में और ये जुडिशरी में क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? जुडिशरी तो इंटरप्रेट करती है जितने भी लॉ बनते हैं, और एग्जीक्यूटिव हम्म। उनको उनको एग्जीक्यूट करती है, यानी कि इम्प्लीमेंट करती है। हाँ करेक्ट है। एग्जाम्पल्स अगर आप कहना चाहें तो बेटा। जैसे जुडिशरी कोई भी जैसे हम्म लॉ बना है तो उस लॉ को अगर कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो जुडिशरी उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालती है, इंटरप्रेट करती है कि करेक्ट है ये बेटा। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। और जो हम्म एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जैसे आईएएस वगैरह हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है। थैंक यू सर, और बाकी तो आप बताइए। एक मिनट बेटा, अभी बताता हूँ। देखिए यार, मैं ये यूट्यूब, आप यूट्यूब में क्लास देखते हैं सीमा क्या? सर इन टॉपिक्स पे तो कुछ खास है ही नहीं यूट्यूब पे। नहीं, जो मैं थोड़ा क्लासेस डाल रहा हूँ, मेरी क्लासेस बेटा। वो सर मैं तो आपके अटेंड ही कर लेती हूँ। हाँ सही। किरण, आप देखते हो क्लासेस कि नहीं देखते हो? तो बेसिकली देखो आप, आपके बेटा जो सीमा, आपका जो बैच है ना, उसमें बच्चे बहुत डिफरेंट तरह के एलियन मिले मुझे। ठीक है ना? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इन इंडिया में बेसिकली, क्योंकि मैं और भी ले रहा हूँ ना क्लासेस, तो सारे बच्चे अटेंडिंग हुए, सारे बच्चे क्लास लेते हैं। एक भी बच्चा नहीं जो क्लास छोड़ता हूँ। आपकी बैच में तो पता नहीं सच क्या, किसी ने सही कहा था कि सबने एलएलबी डिग्री ले ली है, तो फर्स्ट ईयर पास की सिवा, और सब लॉयर बन गए। क्या बोले बेटा। देखो आप, देखो हमने क्या पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली 3 बॉडीज पे डिफाइंड है। 3 बॉडीज क्या क्या नाम दे रखा है, देखो आप। सबसे पहले देखो आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना? फिर आपका लेजिस्लेटिव, फिर आपका लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना? इसके बाद देखो आपका जो सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस से हमने पढ़ा। डेरोगेट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जो डिटरमाइन करता है, डिटर्मिनेशन करता है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसके बाद देखो आपका आता है, फिर इसके बाद देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हमने ये पढ़ा था बेटा, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जल्दी जल्दी करते हैं इसे। ये किसने किया था, अरिस्टोटेल ने किया था, जो कि फॉर्मुलेट किया गया था फ्रेंच से, मॉन्टेस वीवेस से। ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव होता है जो इम्प्लीमेंट करता है लॉ को, जुडिशरी जो इंटरप्रेट करता है लॉ को, लेजिस्लेटिव जो लॉ को बनाता है। सो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर 3 ऑर्गन है, जो तीनों ऑर्गन इंटरफेयर नहीं कर सकते इन ईच अदर वर्किंग ऑफ ईच अदर। ठीक है। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन में सबसे पहले 3 के बारे में बताया गया बेटा। सबसे पहले देखो जो सेम पार्ट, देखो आप, सेम पार्ट शुड नॉट फॉर्म पार्ट मोर देन ऑफ 1 और 3, यानी कि कोई एक है तो दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। मनीष, वॉइस आ रही है आपको?
सेम देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव या जुडिशरी में नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में नहीं करेगा ना, जुडिशरी किस में करेगा, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव। ठीक है ना। इसके बाद देखो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कौन लाया था, केटी शाह लाया था, हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव पावर किसके अंडर आता है, आर्टिकल 123 240 और 350, मतलब एक तरह से अलग अलग डिफाइन किया गया। जुडिशियल पावर में भी अलग अलग डिफाइन किया गया। वही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ सर पावर ये दो पे, हाँ हाँ बोलो। सर ये प्रेसिडेंट का तो ये शायद एक्सेप्शन है ना कि ये तीनों में इंटरफेयर करता है, हाँ लेजिस्लेशन में भी करता है कि ऑर्डिनेंसेस हाँ हाँ। बनाता है, और हम्म। उसमें जुडिशरी में भी करता है, और हाँ करेक्ट है इसमें बेटा। वो तो एग्जीक्यूटिव तीनों में हेड आएगा तो सर, ये तीनों है में। ही। हाँ जी। हम्म। तो देखो मॉडर्न व्यू में हमने क्या पढ़ा था, इसमें मॉडर्न व्यू में हमने केशवन भारती एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, केशवन एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में से कवर किया था। ठीक है। इसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या बता रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल इंडिपेंडेंट रहेगा ईच अदर के, कोई भी वन ऑर्गन परफॉर्म नहीं कर सकता फंक्शन जो बिलोंग करेगा किसी अदर से। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ लेगिटिव बोलते थे। क्या बोलते थे, लॉ लेगेटिव बोलते थे। ठीक है ना। सो बेसिकली कौन लाया था, एडवर्ड कॉक लाया था। एडवर्ड कॉक, ये हमें लिख लेना है जब आप नोट्स अगर बनाएंगे 2 पेज 3 पेज, तो उसमें नेम ऑफ ऑथर लिखना, कौन कब लाया। ठीक है ना, तो इजी रहेगा। सो बेसिकली रूल ऑफ लॉ को दो सेंस में डिफाइन किया गया, एक तो फॉर्मल, ये फॉर्मल सेंस में और एक आइडियोलॉजिकल सेंस में। ठीक है। इसके बाद देखो रूल ऑफ लॉ डाइसी लाया था। ठीक है ना। डाइसी ने क्या बोला, डाइसी ने देखो रूल ऑफ लॉ सबसे पहले कौन लाया, एडवर्ड कॉक लाया। ओरिजिनेट किससे किया गया था, एडवर्ड कॉक से किया गया था। एडवर्ड कॉक के बाद इसे फॉर्मुलेट किसके द्वारा किया गया था, आपका डाइसी के द्वारा किया गया था। अब डाइसी ने कैसे किया था, सब पर सबसे पहले आपका लॉ सुपीरियर रहेगा, लॉ से ऊपर कोई नहीं रहेगा। चाहे कोई किंग हो उसको सजा मिलेगी मिलेगी। लॉ इक्वल है, सबके लिए इक्वल रहेगा, इक्वलिटी भी फॉलो, इक्वल सबके। और लॉ एक ह्यूमन अधिकार है, ह्यूमन का अधिकार। तो डाइसी ने को क्रिटिसिज्म ऑफ डाइसी को कैसे क्रिटिसाइज किया गया था कि किंग कैन डू नॉट रॉन्ग, कैन डू नॉट रॉन्ग, कोई गलत नहीं करेगा, यानी कि एकदम सही करेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, किंग कभी गलती कर भी सकता है। तो इसके जो क्रिटिसाइज किया था किसके, डाइसी के व्यू को। ठीक है ना। इसके बाद देखो रूल ऑफ लॉ इन इंडिया केशवन एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में कैसे बताया गया है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। जो रूल ऑफ लॉ है वो परवेसिव है, यानी कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ कंट्री। ठीक है ना। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ का ये थोड़ा सा था, ये डिक्लेरेशन में लाया गया था। अब जो रूल ऑफ लॉ है देखो चार भाग में बांटा गया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, क्रिमिनल प्रोसीजर और जुडिशियल। ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन लाया बेटा, आपका ऑस्टिन लाया। कौन लाया, ऑस्टिन लाया। ठीक है ना। केटी शाह क्या लाया था, सेपरेशन ऑफ पावर। रूल ऑफ लॉ कौन लाया था, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ कौन लाया था आपका, लाल गेटी रूल ऑफ लॉ को बोला गया था। सबसे पहले कौन लाया था इसको, वो लाया था आपका डाइसी के थ्रू कॉक। लाया गया था। ठीक है ना। बताओ बेटा, कोई बोल रहा है कुछ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखो अस्टीन, अस्टीन कौन था, अस्टीन एक ऑथर था जो कॉन्सेप्ट लाया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कि बिना बिना कोई किसी एक्ट के, अब जैसे आपका कोई लॉ बना है तो वो लॉ किसी एक्ट के थ्रू पास होगा।
जैसे हमने अपनी एलएलबी थर्ड ईयर की क्लासेस में बेटा क्या पढ़ा था, कंपनी लॉ। सो कंपनी लॉ में देखो आप, कंपनी लॉ को किस एक्ट के थ्रू पास कराया गया था, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू पास कराया गया था, ठीक है ना। सो बेसिकली देयर कैन बी नो लॉ विदाउट लेजिस्लेटिव एक्ट। बट जब लेजिस्लेचर होगा तो एक प्रॉपर प्रेशर है किसका, लेजिस्लेटिव पावर का, ठीक है। सर डेफिनेशन सर पूछी इसमें जा हम, सकती है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। हाँ हाँ पूछ सकते हैं मनीष, कोई बड़ी बात नहीं। देखो मनीष, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पिछली क्लास में पेपर भी दिखाया था, 2022 का था वो पेपर। उसमें बेसिकली ऑथर से पूछा गया था ओके कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन लाया, रूल ऑफ लॉ कौन लाया, सेपरेशन ऑफ पावर कौन लाया, ठीक है ना। तो सर बेटा जो अभी और आप पढ़, पेपर्स हैं आपके पास? एक्सक्यूज हाँ मी, हाँ आपके हाँ पास है और बेटा पेपर्स? है। वो पेपर 21 थोड़ा का भिजवा भेजा दोगे, था आपने? पेपर भिजवा दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ भिजवा दूंगा अभी हाँ क्लास जी, के एंड में सब दिखा दूंगा, ठीक है ना बेटा, आप भी डाउनलोड ठीक कर है सर। सकते हो उसे, ठीक है सर। ठीक है। देखो आप, सो बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे हम समझेंगे, लेजिस्लेशन में लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेशन आपका स्टार्ट कैसे होता है, कहीं एक किसी लॉ को बनाने के लिए एक एक्ट का होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप, ये जो एक्ट बनता है, ये एक्ट जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट है 1947, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट आपका बनाया गया है। सो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक एक्ट बनाया गया है। अभी जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है आपका एक लॉ है, इस एक्ट में देखो आप, ठीक है ना। ठीक है, देखो आप, सो बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हमने क्या पढ़ा, लॉ बनाने के लिए एक एक्ट का होना चाहिए। जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हमने क्या पढ़ा था, ये बेसिकली आपका किसके अंडर डिफाइन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा हमने क्या पढ़ा था, ये बेसिकली इसके टाइप्स पढ़े थे, नॉर्मल और एक्सेप्शनल, ठीक है ना। हमने पढ़ा था सबोर्डिनेट। सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, देखो आप, डेलीगेशन होता है, सुपीरियर सबोर्डिनेट को राइट्स दे रहा है, ठीक है ना। सुपीरियर क्या दे रहा है, सबोर्डिनेट को राइट्स दे रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, इसमें टाइप ऑफ सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, म्युनिसिपल, जुडिशियल, ऑटोनॉमस और आपका कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ठीक है ना। सो ऑटोनॉमस मैं रैंड से समझाता हूँ बेटा। ऑटोनॉमस क्या होता है, जो स्पेशल एक्ट से किया गया। जुडिशियल, जो जुडिशियल बॉडी से किया गया। म्युनिसिपल, जो म्युनिसिपल बॉडी से किया गया। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव आपका किससे किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है ना, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेजिस्लेशन दिया गया। कॉलोनियल लेजिस्लेशन जो बेटा एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश जो दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसके कुछ ये डेफिनेशन दे रखे, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये हमने पिछली क्लास में कर लिया बेटा, मैं इसके थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था, कंडीशनल, कोई कंडीशनल लेजिस्लेशन, यानी कि लेजिस्लेशन में कोई कंडीशन लगा दी गई, यानी कि जैसे हमारा कोई लॉ स्टार्ट किया गया, इट कम इनटू एंड फोर्स। जैसे हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका कब स्टार्ट किया गया था, 1 सितंबर 1872। सो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 1 सितंबर 1872 से स्टार्ट किया गया था, तो बेसिकली इसमें क्या एप्लीकेबल हो गया था, कंडीशनल लेजिस्लेशन, ठीक है ना। सो कंडीशनल लेजिस्लेशन फिर से समझ लेते हैं क्या होता है, कब, व्हेन इट, व्हेन, दिख रहा है बेटा, स्क्रीन दिख रहा है सबको, दिख रहा है सर, हाँ कब जी से, क्लियर। कब से स्टार्ट किया गया था, किस पीरियड से इसे इम्प्लीमेंट या सस्पेंड किया गया, किस पीरियड से, टाइम पीरियड
इसके बाद किस प्लेस से इसे अप्लाइड किया गया, ठीक है ना। सो बेसिकली इसके बाद देखो आप, इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, कोई प्रॉपर फाइनल रिजल्ट नहीं था पार्लियामेंट का, ठीक है ना। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम प्रॉपर आउटकम नहीं मानते जब तक ये आपका करेक्ट नहीं किया जाता है किससे, पार्लियामेंट से। इसके बाद देखो, एक पब्लिक एग्जामिनेशन क्रिटिज्म नॉट ओपन है, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक। अब किस मोड से कंट्रोल किया जा सकता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ कंट्रोलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबसे पहले प्रोसीजरल कंट्रोल होना चाहिए, फिर पार्लियामेंटल, फिर आपका जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है ना। सो कंट्रोल जो किया जा रहा है इसमें कंसल्टेशन होना चाहिए इंटरेस्ट का, पब्लिसिटी ऑफ प्रपोज रूल रेगुलेशन, पब्लिसिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है ना। इसके बाद देखो, पार्लियामेंट्री कंट्रोल और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में सबसे पहले रूल्स हो रहा है टेबल ऑफ पार्लियामेंट, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। सर ये प्रोसीजरल कंट्रोल थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बता देता हूँ बेटा, कहाँ है प्रोसीजर कंट्रोल, बताएंगे आप। अच्छा ये देखो, प्रोसीजर कंट्रोल कहने का मतलब है जो एक आपका प्रॉपर प्रोसीजर से चलता है, कैसे, जैसे आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या आपका लेजिस्लेटिव, जो बनाता है लॉ को, बनाता है, बनाया किसने, पार्लियामेंट ने। अब ये आपका जुडिशरी के पास गया, जुडिशरी के पास गया यानी कि किसके पास गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब तीनों कोर्ट के जाने के बाद ये एग्जीक्यूट किया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया। तो बेसिकली क्या कहलाया जाएगा, आपका प्रोसीजर कंट्रोल कराया जाएगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा। यस सर। यस तो सर। प्रोसीजरल कंट्रोल क्या होता है, जो आपका एक प्रोसीजर से चलता है। पहले आपका क्या हुआ बेटा, मैं समझा देता हूं, पहले आपका लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशरी, फिर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल आपका लेजिस्लेटिव कंट्रोल है पूरा का पूरा। जुडिशियल कंट्रोल में देखो, डॉक्ट्रिन, अल्ट्रा वायर्स, यूज ऑफ प्रोग्रेटिव राइट्स, प्रोग्रेटिव राइट्स बेटा टाइप्स ऑफ ये जो रिट्स भी पढ़े अपने थे सर हमने बताए हैं, सीमा। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये इनकी हायरार्की बताई है या डेलीगेटेड पावर बताई है ना। डेलीगेटेड पावर है बेटा, राइट। ठीक है ना, कि पहले इसके पास आएगा, पहले आएगा बेटा आपके किसके पास, लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशरी, फिर आपका एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो टाइप ऑफ रिट्स हमने बेटा मनीष पढ़े थे एलएलबी फर्स्ट ईयर में, याद हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सेरारी, फाइव कोवेरेंटो, टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं सर, 5 प्रोविशन। टाइप्स। 5 टाइप्स, ठीक है ना। तो वो इसमें है, वो जल्दी से कवर कर देंगे हम। इसके बाद देखो, ठीक है ना, जब क्लास एंड होगी तो मनीष मेरे को कुछ बातें भी डिस्कस करनी सीमा आपसे, आखिरी में पेपर से रिलेटेड, ठीक है ना, पहले कर लेते हैं पूरा। तो बाइंग रेल, बाय देखो इसमें क्या है, मेन फंक्शन ऑफ कमिटी में सेम वही, क्या क्या कमिटी के फंक्शन होंगे, रूल्स आपके जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट से चलते रहेंगे, कोई रूल्स कंटेन करेंगे मैटर। इसमें इम्पोजिशन ऑफ टैक्स आ जाता है, डायरेक्टली बाहर करते हैं जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट को। ये इन्वॉल्व कर रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हमने पिछली क्लास में क्या कर लिया था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कंप्लीट कर लिया था। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सेपरेशन ऑफ पावर इन 3 बॉडीज, रूल ऑफ लॉ, लॉ एलिगेटी जिसे डिराइव, लॉ एलिगेटी से रूल ऑफ लॉ डिराइव किया गया था। रूल ऑफ लॉ के बाद हमने क्या कवर अप किया था, आपका क्या कवर अप किया था, कोई बताएगा मुझे, डेलीगेटिव लेजिस्लेशन। फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। तो सीमा आप बताना चाहेंगे बेटा, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है सीमा। सर डिस्क्रिशन जब कोई अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी अपनी मर्जी भी चला सकता है कि हाँ हाँ, जैसे और क्या होता है सर, डिस्क्रिशन में यही होता है ना सर कि जैसे किसी बात पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो अपनी मर्जी से भी जुडिशरी लगा देती है जैसे। सर क्या हाँ चीज है हाँ, सर। करेक्ट है बेटा।
डिस्क्रिशन मतलब कोर्ट की इच्छा है कि वो क्या हाँ, जजमेंट देती है, ठीक है ना, कोर्ट की इच्छा है वो क्या जजमेंट देती है। सो बेसिकली देखो आप, इसको बेटा मैं यहीं से कराना स्टार्ट कराऊंगा, रुको एक मिनट, कि डिस्क्रिशन में देखो आप क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स से डिपेंड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है वो किससे डिराइव किया गया है? फंडामेंटल राइट से। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे। कितने राइट थे आपके फंडामेंटल? टोटल 6 राइट थे, ठीक है ना। तो 6 राइट, ये जो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स किससे डिराइव किया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन से, यानी कि एक इच्छा है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है ना। तो आर्टिकल 14 हमने पढ़ा था, आर्टिकल 14 19 ये राइट टू इक्वालिटी पे ऊपर था, ठीक है ना, कि इक्वल प्रोटेक्शन होगी लॉ की, कोई राइट टू ये रिलीजन, अडॉप्ट रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। तो बेसिकली देखो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड आर्टिकल 19 ये बेसिकली क्या बताता है कि 7 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 में दिए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, freedom to reside, settle, freedom to hold, dispose of property, freedom of profession, occupation, trade, business, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका आता है क्या क्या जुडिशियल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के। सबसे पहले जुडिशियल कंट्रोल में कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव। फिर आपका स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी यानी कि जो स्पेशल एक्ट से कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिराइव किया गया। फिर आपका ऑर्डिनरी, ठीक है ना। इसमें बता रखा है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या आता है। आर्टिकल 32 जिसे टाइप ऑफ रिट्स कहा जाता है। जो आर्टिकल 32, 22, 26, 227 है, ये बेसिकली किस में आते हैं बेटा? रिट्स में आते हैं, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी रिव्यू में आते हैं आपके, जैसे मैन स्टैट्यूटरी मैंने बताया ना, जो स्पेशल एक्ट से बनाए जाते हैं, जैसे कि आरबीआई, इसके बाद एसबीआई, ठीक है ना। इसके बाद देखो ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। ऑर्डिनरी और इक्विटेबल में क्या क्या आता है? इंजंक्शन, डिक्लेरेशन, सूट फॉर डैमेजेस। इंजंक्शन आपको पता है, टेम्पोररी ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। इंजंक्शन इज टाइप ऑफ अ नेगेटिव ऑर्डर। It is a type of temporary order given by the court to a authority to stop doing negative act। रोकने के लिए ड्यूटी दी गई है, उसे इंजंक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। डिक्लेरेशन को एडजुडिकेशन कहा जाता है, सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है ना। तो देखो आप, ये तीनों के तीनों क्या आपके ऑर्डनरी और इक्विटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स है, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आपका आता है किस किस केस में, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ग्राउंड्स टू चैलेंज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, किस ग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को चैलेंज किया जा सकता है। सबसे पहले बेटा सीमा, मनीष आप मैलाफाइड का मतलब बताएंगे। मैलाफाइड का मतलब क्या आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में? with bad intention, sir. हाँ वेरी गुड, बैड इंटेंशन। देखो इन अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्क्रिशन को हम कब चैलेंज कर सकते हैं? कोई अगर मेरा प्रॉपर पर्पस है, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, जैसे मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म मुझे क्या मिल रहा है? इररेलेवेंट मिल रहा है। मैलाफाइड, मैलाफाइड विद बैड इंटेंशन, अनरीजनेबल, ठीक है ना, आर्बिट्री यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा? आप इसमें ग्राउंड कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है बेटा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यहां तक क्लियर है सीमा, मनीष को डाउट है इसमें? मैं आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है। मनीष कोई क्लियर बेटा, कोई डाउट?
शायद मनीष फिर चला गया। आपके बैच के बच्चे सच में मुझे याद ही रहेंगे बेटा, ठीक है ना। देखो इसके बाद आता है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल सीमा आप बताएंगे ट्रिब्यूनल क्या था बेटा, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? वो जो इंडिपेंडेंट कोर्ट्स बनी हुई हैं हाँ हाँ स्पेसिफिक, डिफरेंट, हाँ 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 जी, वेरी गुड। स्पेसिफिक जैसे एग्जाम्पल अगर पॉक्सो, देना चाहेंगे बेटा आप, एग्जाम्पल। आरबीआई और ये इनकम टैक्स आरबीआई वगैरह। नहीं बेटा। नहीं, ये इनकम टैक्स का है सर। हाँ जी इनकम टैक्स, जैसे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। अभी लो मैं हाँ आपको जी, दिखाता हूँ, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो ये देखो नीचे देख खोल दिया मैंने, हाँ जी, ठीक है ना। ये दिखा आपको स्क्रीन में? यस सर, यस सर। सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तो इंडस्ट्री का डिस्प्यूट चल रहा है तो इंडस्ट्री के पास जाएगा। कोई रेलवे के रेट्स में डिस्प्यूट है तो रेलवे रेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। कोई कॉपीराइट बोर्ड में ट्रिब्यूनल है तो कॉपीराइट बोर्ड में जाएगा। कोई इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। इलेक्शन डिपार्टमेंट से दिक्कत है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, ठीक है। सर ये फिर सब क्या होता है, जैसे पॉक्सो, फैमिली कोर्ट वगैरह जो अलग से बने होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्या कैसे फैमिली कोड बेटा? जैसे वो भी तो अलग स्पेसिफिक एक एरिया के लिए बने हुए होते हैं ना, जैसे फैमिली कोर्ट हो गई या फिर पॉक्सो का हो गया चिल्ड्रन के लिए, तो इनको भी ट्रिब्यूनल जैसे नहीं बोलते? जुवेनाइल जस्टिस कहना चाहोगे यस आप? सर, यस सर। देखो बात आता हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे जो बने हैं ना, आप जो क्वेश्चन अराइज करो एकदम सही है, बट जैसे आप जुवेनाइल जस्टिस है तो मेरे को चाइल्ड केयर की प्रोटेक्शन है, वो एक धारा ही लगनी कहने का मतलब है कि वहां पे कोई पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाता, कोई ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जाता है कि आप उस केस को जाके वहां पे लड़ सकते हो जुवेनाइल जस्टिस में। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे अनाथालय होते, चाइल्ड ऑर्फन होते, हम चाइल्ड को जाके दे आते, ठीक है ना। सो सेम जुवेनाइल जस्टिस में क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस में जैसे कोई पैनल प्रोविजन है, पेनल्टी वो अप्लाई हो जाती है चाइल्ड केयर से रिलेटेड, कोई ऑफिसर नहीं होता। कहने का मतलब है जैसे बेटा आपका कोर्ट में नॉर्मल एडवोकेट होता है, वही सेम आपका जैसे आप जो बोल रहे हैं जो चाइल्ड केयर हो गया कुछ भी हो गया सर, तो जो कोर्ट होते हैं उनमें कोई पर्सन ऑफिसर नहीं होते, बट जो ट्रिब्यूनल फॉर्म होते हैं, ट्रिब्यूनल में पर्सन डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं जो उस कोर्ट को फाइट करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। चलो बेटा आगे चलो मैं फिर। यस सर। कोई डाउट है मनीष इसमें आपको? किरण कोई डाउट? ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सो बेसिकली एस्टेब्लिश किससे किए जाता है? एग्जीक्यूटिव से, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड है टू एक्ट जुडिशियली, परफॉर्म क्वाजी जुडिशियल फंक्शन। ये बेसिकली आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है ना, वर्क विदाउट इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद देखो आप, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इनके पास पावर है सिविल कोर्ट की सर्टेन मैटर में। ये प्रॉपर सेंस ऑफ, मतलब ये जो ट्रिब्यूनल है इनके पास सारी पावर होती है नॉर्मल कोर्ट की तरह, बट एक नॉर्मल कोर्ट जैसा जो परफॉर्मिंग होती है इसमें सिविल केसेस नहीं आते, ठीक है ना। सिविल केसेस कहाँ आते हैं आपके? नॉर्मल कोर्ट में आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ऐसे केसेस नहीं आते, ठीक है। इसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताइए बेटा, हमने पढ़ा ही था पहले भी। इनका मेन डिफरेंस क्या है, इनकी लॉ पॉलिसी डिस्टिंक्शन है, यानी कि लॉ पॉलिसी डिफाइंड की गई है। दूसरा एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं होता है,
कोर्ट में जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, वही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल आपके कोर्ट के टर्म से वाइडर है, बड़ा है। ट्रिब्यूनल क्या है, कोर्ट के टर्म से बड़ा है। सारे के सारे कोर्ट क्या आपके ट्रिब्यूनल है, बट ऑल सारे के सारे ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं होते। समझ गए बेटा इस चीज को आप। यस सर। अब इसमें रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सबसे पहले समझेंगे जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया कोर्ट को काफी हद तक टेक्निकल है। इसमें जो अप्रोचेस है कोर्ट का वो हाईली वो मतलब काफी डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच है। दूसरा, जो कोर्ट में हम जो टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली प्रोसेस होता है कोर्ट में, आप सबको बताइए। वही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में क्या आपका जल्दी से जल्दी आपको डिसीजन मिल जाता है, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी डिसीजन आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखो आप, फिर आता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल जुडिकेटरी सिस्टम है, वो एग्जिस्टेंस है to carried out different governmental plan of public health, education, social security, transport, ठीक है। इसके बाद देखो ग्रोथ इन इंडिया, काफी अच्छा ग्रोथ है, इसको पढ़ लेना बेटा, आप ही पढ़ लेना। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, इसका डीमेरिट्स कैसे बता रखे हैं कि जैसे रेनी सीजन में मशरूम हो जाता है, वैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ग्रोथ हो रखा है। बट इसके डीमेरिट्स क्या है, देखो आपका कोई क्वालिफाइड मजिस्ट्रेट लॉयर्स नहीं होता, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ, ये एक बच्चा कॉन्सेप्ट है, जो डीमेरिट्स ऑफ कोर्ट है कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में एग्जिट नहीं होता। अगर हम रियल लाइफ में अभी आज की तारीख में देखें तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग क्या करता है, ट्रिब्यूनल परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू कोर्ट, ठीक है ना। बिकॉज ट्रिब्यूनल हैज स्पेसिफाइड ऑफिसर हु हैज कंप्लीटेड देयर designated profession like company secretary, chartered accountant, cost and work accountant, or specialized person from different agencies like officer in पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है ना। हम किसी भी डिपार्टमेंट को ले जाए तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के आपके ऑफिसर आ जाते हैं, ठीक है ना। सो बेटा इस कॉन्सेप्ट को आप डिलीट कर सकते हो, काट सकते हो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीमा आगे चले हम। यस सर। जी। इसके बाद देखो टाइप्स हमने पढ़ लिया। टाइप्स में बेटा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी आता है। इस टाइप में कोई डाउट है, सीमा, मनीष, कोई डाउट बेटा आपको? सर ये कितने अपने 6 टाइप ऑफ के ये क्या है? ट्रिब्यूनल है बेटा, ट्रिब्यूनल है। वैसे 8 होते हैं ट्रिब्यूनल, अच्छा ठीक है ना। 8, मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर जब क्लास ली थी आपकी तो बताया थी ये चीज। अच्छा मनीष, आपको कुछ आइडिया देवेंद्र क्लास क्यों नहीं ले पा रहे? बात नहीं हुई सर उनसे, मैं आज बात करूंगा उनसे, श्योर। और हरिकीरत थे, हरकीरत, ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा क्लास? एक भी बच्चा नहीं लेता है। एक बार दोबारा बोल दूंगा सर, देवेंद्र जी से तो बात मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब एलएलएम कर रहे हैं हम, इनके एलएलबी के। और सच हो मनीष, मैं बेटा रोस्ट बहुत गंदा करता हूँ बच्चों को, सच में आंसू निकाल देता हूँ बच्चों के, चाहे कोई भी हो, कितना भी मेरी कोई भी बच्चा सामने हो, क्योंकि अब मेरे को फिर गुस्सा आ जाती है जब यार क्लासेस प्रोवाइड हो रही है तो क्लासेस ले लो ना। संडे गया है सभी तो सर बिजी होते इम्पोर्टेंट हैं, है मैं भी यहाँ बिजी। तो बहुत कुछ, मतलब ये हमारा बेस बना देते हैं जो आप बस तो और क्या, मैं गलत कर रही, ये सब बेटा एलएलएम कर रहे हैं। शशांक, मुकेश, भगवती, हरकिरत सब एलएलएम कर रहे हैं, कोई एलएलबी नहीं कर रहा हूँ। सबने बड़ी अच्छी बात कही थी किसी ने मुझे कि सबने एलएलबी की डिग्री कर ली है, सब लॉयर बन गए। अबे गधो, कब तक नॉलेज तो ले लो हमारे को बेटा तो यार चाहिए अभी। क्योंकि वही तो सीओटी मैं को बोल होता रहा है हूँ ना। कि बेस लाइन तो स्ट्रांग चाहिए हमारे को। ठीक है ना, तो देखो आप मजाक मस्ती दूर, अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखो आप
नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बेटा आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सो इसमें देखो नेचुरल जस्टिस होता है क्या, नेचुरल जस्टिस एक कॉमन लॉ है जो आपका फंडामेंटल रूल्स और जुडिशियल प्रोसीजर से बना है। ये भी बेटा आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसको पढ़ लेते हैं हम। नेचुरल जस्टिस में टू प्रिंसिपल आते हैं। सबसे पहला एक रूल अगेंस्ट बायसनेस होना चाहिए, दूसरा रूल ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लैटिन वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना। एडिट अल्ट्रम पैटर्न, द रूल ऑफ फेयर हियरिंग। नेचुरल जस्टिस में क्या होता है, ऐसा हम कहते हैं आपका कानून अंधा है, तो कानून के जो वो मूर्ति होती है कोर्ट रूम में, उससे कानून अंधे से वो क्या कहते हैं, क्लोथ है, क्लोथ को हटा दिया गया, काले कपड़े को अब हटा दिया गया। सो बेसिकली वो किसके द्वारा किया गया, एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा। कि जो हमने अभी पढ़ा था रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में हमने क्या पढ़ा था मनीष, हमने पढ़ा था बेटा कि आपका जो लॉ है वो सुप्रीम है, लॉ इक्वल है सबके लिए, ठीक है बेटा। इसके बाद ह्यूमन राइट है, लॉ क्या है, ह्यूमन राइट का परफॉर्म कर। तो सेम आपका रूल अगेंस्ट बायसनेस, अगर कोई बायसनेस हो रही है तो आपका नेचुरल जस्टिस होगी। हर रूल, हर हियरिंग, हर जस्टिस की हियरिंग होती है, वो किसके द्वारा की जा रही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा की जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें समझा रखा है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, ठीक है ना। अब इसमें देखो रूल अगेंस्ट बायनेस डिनोट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्टिंग इन क्वासी जुडिशियल मैनर, जो कि आपका फ्री फेयर है बायसनेस से, ठीक है ना। अब रूल अगेंस्ट बायसनेस में सबसे पहला आता है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस क्या है, जो आपका राइज किया जाता है सर्टेन रिलेशनशिप से, पिक्यूशनरी, पिक्यूशनरी सर सबसे इसमें पहले तो जजमेंट। बियास को हम क्या किस वे में बताओ लेंगे? सीमा, बायस का मतलब क्या होता है बेटा, आप बताओ फिर बताता हूँ मैं। सर जब हम पार्शियल हो जाते हैं, एक हाँ पार्टी की वेरी तरफ गुड, ज्यादा फेवर देते हम, हैं। हाँ जी, फेवर देते हैं तो हम बायस्ड हम्म, हो जाते हैं। तो जैसे कई, या फिर कभी पर्सनल बायस हो जाते हैं, जैसे कोई रिलेटिव है हमारा, हम उसका हम्म, केस फाइट कर रहे हैं, तो हम फिर उसकी फेवर में अपना वर्डिक्ट दे देंगे। पेक्यूनियरी में क्लियर। जैसे कोई मनी मनी से रिलेटेड, कोई जैसे जजेस कोई पैसा दे दे, कुछ इस टाइप का हो सकता है। बायस हो जाते हैं फिर वो एक पार्टी के टुवर्ड्स। हाँ करेक्ट है बेटा, देखो आप। सो पर्सनल बाइस क्या है, देखो ये मनीष हम समझेंगे क्या क्या रूल दिया गया पर्सनल बाइस के लिए। कि जो एक सर्टेन रिलेशन, अगर मेरा कोई पर्सनल बाइस हो गया किसके खिलाफ, एक एजुकेटरी अथॉरिटी यानी कि कोर्ट के खिलाफ, या फिर किसी पार्टी के। पिक्यूशनरी क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है किसका, जज का एक पिक्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया क्लाइंट के साथ। सब्जेक्ट मैटर, एक मैटरी बायस है, मैटरी कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। डिपार्टमेंट, मैं जिस डिपार्टमेंट में कोर्ट, पिक्यूशनरी सिर्फ पैसों से रिलेटेड हो गया ना, मनी से रिलेटेड। हाँ मनी से रिलेटेड मान लो, ठीक है ना। एक पर्सनल पर्सनल जजमेंट पे आ गया या पर्सनल ओवरव्यू पे आ गया। बाकी क्लियर है, बस वो ये बायस का मीनिंग यही आया है कि आप किसी को फेवर कर रहे हो, पर्सनल वो है। हाँ वही है बेटा। ठीक है, बाकी इसके क्लियर। बाद देखो फिर आता है आपका डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन आपको पढ़ने हैं सारे। सो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी एल्टेट्रम पार्ट्रम का मतलब क्या है, एक फंडामेंटल रूल है किसका, नेचुरल जस्टिस का, जो डिनोट करता है राइट टू हियर, ठीक है ना। इसमें कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको अनहर्ड माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोनों एडम और ईव को गिवन बेनिफिट दिया गया, एक एग्जांपल से समझाया गया, ठीक है ना। इसमें केस स्टडी है, इस केस स्टडी को आप पढ़ लेना, ठीक है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है 1882 का। जो डिसीजन है वो टेकन किया गया था कमिटी से इन एब्सेंस में, ठीक है ना। और इवन विदाउट गिविंग हिम चार्ज शीट, बिना चार्ज शीट दिए। अभी एक्शन चैलेंज किया गया था आपके ग्राउंड में कि कमिटी पासिंग द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल डिड नॉट ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कहने कहने का मतलब है
कि बिना चार्ज शीट, हम जैसा हमने सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ा था मनीष, कि हमें चार्ज शीट दी जाती थी, और बिना चार्ज शीट दिए आपको नेचुरल क्या कर रहे हैं, नेचुरल नेचुरल प्रिंसिपल को वायलेट करने। तो इस केस में क्या हुआ था कि चार्ज शीट बिना दिए वायलेशन हुआ है वॉच कमिटी के द्वारा, ठीक है ना। तो इस केस में जो एपिलेंट था चीफ कांस्टेबल, उसको क्या कहा गया था, वैलिड कहा गया था, ठीक है ना। द कोर्ट ऑफ अपील डिसमिस द एक्शन has held that the watch committee was not bound to follow the principle of natural justice. So basically इस अपील में डिसमिस कर दिया गया था एक्शन को, और ये पाया गया था कि आपका नेचुरल जस्टिस तो पाए नहीं गए, तो इसमें किसको हम लायबल पाए, ठीक है ना। इसके बाद देखो कुछ कुछ एक्सेप्शन दिए गए बेटा, इसको पढ़ लेने, पूरा बेयर एक्ट है आपका। एक्सेप्शन में देखो क्या है, जैसे कि कुछ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपका एक्सक्लूडेड किया जाता है। क्या क्या किया जाता है एक्सक्लूडेड, हमने अभी पढ़ा, राइट टू बी हियर, ठीक है ना, राइट टू बी हियर। जब आपका जुडिशियली जुडिशियल यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी से अपॉइंट नहीं किया गया फंक्शन, फंक्शन ऑफ अथॉरिटी आपका पॉलिसी ओरिएंटेड है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर पावर क्या आपकी एक्साइज की जा रही डिसिप्लिनरी वन पे, ठीक है ना। क्लियर है मनीष, सीमा, चले आगे हम। किरण आपको क्लियर है? यस सर। जी सर, हाँ जी सर, राइट। ठीक है ना। सो देखो आप, इसके बाद देखो आपका क्या है, एक केस समझाया गया, ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था एमबीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉपी हो गई। तो जो डिसीजन का वो चैलेंज किया था कैंडिडेट के लिए, तो एक नोटिस पाया गया हियरिंग के ये पॉसिबल नहीं था एक्शन डिसिप्लिनरी सॉल्व करने के लिए नेशनल सोशल परपोर्शन के लिए, ठीक है ना। सो बेसिकली इस केस में सिंपल आपका क्या था कि जो नोटिस हियरिंग थी ऑल कैंडिडेट्स वो पॉसिबल नहीं थी दिस काइंड ऑफ एक्शन, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आपका कॉन्सेप्ट आता है ओम बर्ड्स में। अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जो आपके सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। फिर हमने पढ़ा ओम बर्ड्समैन। ओम बर्ड्समैन हमें आज कवर अप करना है। तो कोई बता सकता है मनीष, सीमा, ओम बर्ड्समैन का मतलब क्या होता है बेटा? सर वो जो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को, उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पार्लियामेंट में, या पता नहीं सर। ये बेटा ओम बर्ड्समैन बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? आरबीआई से लिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसमें ठीक है ना। मेरे को सर लोकयुक्ता ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो नहीं है, जो कंप्लेंट को उस तरीके से तो नहीं? हाँ हाँ वही है मनीष। ओके, मैं समझाता हूँ क्या होता है। पावर टू इन्वेस्टिगेट। ओम्बड्समैन का मतलब क्या है? सिंपल वॉच डॉग है, क्लियर, वॉच डॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ओम्बड्समैन रियल लाइफ में अगर मैं देखूं ना मनीष, तो आरबीआई में काम आता है। आरबीआई में कैसे काम आता है पढ़ लेने से, गूगल कर लेना। ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन जैसे कि आपका केवाईसी फॉर्म भरते हैं बेटा, सेविंग अकाउंट खाता खुलवाना है बैंक में, तो नो योर कस्टमर फॉर्म भरा जाता है। अब इस नो योर कस्टमर फॉर्म की जो पूरा डिटेल चेक करता है उसको क्या बोलते हैं? ओम्बड्समैन, क्लियर। ये तो हो गया कमर्शियल बैंक। आरबीआई बैंक में आते जिसे सेंट्रल बैंक बोला जाता है। सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक एक पर्सन डिजाइड वो मतलब असाइन किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, जो पर्सन क्या चेक करता है सारे बॉडीज की, सारे के सारे कमर्शियल बॉडीज की, कमर्शियल बैंक के बॉडीज की, कि परफॉर्मिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही। कोई रिपोर्टिंग हो रही तो किसको रिपोर्टिंग की जाएगी? ओम्बड्समैन को। क्लियर है मनीष, सीमा आपको?
तो ombuds is a person to whom all the reports, all the fraud are given to the ombudsman. ठीक है बेटा, चलूं आगे मैं? जी सर, हाँ जी। कोई डाउट है इसमें? सर थोड़ा सा यहाँ पर यही समझ आया कि पावर्स के रिलेटेड यूज हो रहा है सर ये। हाँ, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है ओम्बड्समैन की। एक तरह से इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेशन का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। ये डील करता है स्पेसिफिक कंप्लेंट फ्रॉम पब्लिक अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें जो कि प्रोसीड किया गया। अब इसमें पोजीशन क्या बताई गई है कि लॉ ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड 1960 श्री एमसी सटवेल गेव ने एक आइडिया दिया था इंस्टीट्यूशन को। ये थोड़ा थ्योरी बता रखा है, इसको पढ़ लेना बेटा। वैसे ओम्बड्समैन की 1966 में देखो आप, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इसने रिकमेंड किया था ऑफिस ऑफ लोकपाल सिमिलर टू द ओम्बड्समैन में फॉर फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट ऑफ पीपल होगा, बाय द पीपल होगा, फॉर द पीपल होगा। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री कंट्रोल इनएडिक्वेट होनी चाहिए। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सो बेसिकली फॉर्मुलेट करेंगे कुछ प्रिंसिपल। सबसे पहले आपका जो लोकपाल हो वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होनी चाहिए, प्राइवेट इनफॉर्मल होनी चाहिए, करेक्टर। इसका अपॉइंटमेंट आपका नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए, इसके स्टेटस इक्विवेलेंट हो हायर जुडिशियल फंक्शन में, और ये आपका मैटर डील करना चाहिए किससे, इनजस्टिस, करप्शन और फेवरेटिज्म। तो मैंने आपको बता ही दिया। सो ओम्बड्समैन हमने अभी तक क्या पढ़ा? ओम्बड्समैन इज अ पर्सन टू हुम ऑल द फ्रॉड्स आर रिपोर्टेड, जिसपे सारे के सारे फ्रॉड्स को रिपोर्ट किया जाता है। जो ओम्बड्समैन उन फ्रॉड से डील करता है और फर्दर किसको देता है? फर्दर अपने अपर अथॉरिटीज को देता है, यानी कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है सीमा मनीष आपको? आगे चले बेटा हम। ठीक है सर, यस चलिए। सर, दिस इज फाइन सर, प्लीज प्रोसीड। हाँ जी सर। अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल, ये कुछ अलग अलग चीजें, इसको भी पढ़ लेते हैं आपके बेयर एक्ट में। ठीक है ना? सबसे पहले देखो लोकपाल 1977, अकॉर्डिंग टू लोकपाल बिल ऑफ 1977, लोकपाल को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट से विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा। सो बेसिकली आपको तो बताएगा बेटा लोकसभा के बारे में कि जो स्पीकर अपॉइंट किया जाता है वो कब तक होता है? 5 सालों के लिए होता है। ठीक है ना? तो आपको पता होनी चाहिए चीज। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले ये मेंबर एमपी का, एमएलए एमपी का मेंबर नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट इसमें कोई मतलब किसी एसोसिएशन से जुड़ा ना हो, इंडिपेंडेंट पर्सन, he is related to any political party whose server is relation from it, ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट होना चाहिए, प्रोफेशन को अटेंड करने चाहिए जब तक वो लीव नहीं होता है, या फिर कोई कैरिंग कर रहा है ट्रेड ऑक्यूपेशन जब वो ब्रेक कर सकता है अपने रिलेशन विद द मैनेजमेंट को। ठीक है ना? इसके बाद देखो सैलरी, पेंशन, ये सारे के सारे इक्वल होने चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। फंक्शन एंड पावर ऑफ लोकपाल, फंक्शन एंड पावर ऑफ लोकपाल में देखो लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई भी एक्शन टेकन बाय विद अप्रूवल और मिनिस्टर सेक्रेटरी। ठीक है ना? इसमें क्या क्या आएगा? आपका रिटर्न कंप्लेंट आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी जो किसको दी जाएगी? लोकपाल को दी जाएगी। सो लोकपाल आपको बता गया, लोक स्पीकर, जैसे हम लोकसभा का जो स्पीकर है वो लोकपाल ही है। ठीक है ना? अब क्या क्या मैटर्स आपके लोकपाल की जुरिडिक्शन में नहीं आ सकते? वॉइस आ रही देवेंद्र आपको? हाँ सर, गुड इवनिंग आ रही है सर। गुड इवनिंग बेटा, आप आए नहीं पिछली क्लास में? पिछले क्लास में मैं आउट ऑफ स्टेशन था सर, कहीं ट्रिप में था सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आज भी लेट क्लास ज्वाइन किया आपने 5 बजे?
हाँ सर, अभी कोई आ गया था, घर में बैठा था, अभी जस्ट गया तो फिर मैं क्लास ले लिया सर। सॉरी। कोई नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, नहीं सॉरी मत बोलो, आप होती है इमरजेंसी। तो देखो हमने पिछली क्लासेस में क्या कवर अप किया था, देखो बेटा मैं बता देता हूँ, वैसे आप देख लेना, अगर यूट्यूब का लिंक हो आपके पास तो यूट्यूब में जाके क्लास को देख सकते हो। वैसे मैं बता देता हूँ, हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना देवेंद्र। हमने पिछली क्लास में लैंड लॉ को हटा के, बेटा जो मैंने लैंड लॉ पढ़ा था उसको इग्नोर कर देना, मैं लैंड लॉ को अच्छा फिर सर। से स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक मैंने क्या ठीक सर। स्टार्ट किया था बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सेपरेशन ऑफ पावर, ये बेटा आप चेक कर लेना आपके जो है ना सिलेबस, उसके ठीक अकॉर्डिंग ठीक ही सर, मैंने ठीक। कराया सारा। सेपरेशन ऑफ पावर हमने कर लिया था, इसके बाद रूल ऑफ लॉ कर लिया था, एक बार यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है ना। आज की सर। क्लास मैंने हम्म। फिर से बताया है। हाँ बोलो आप। हाँ ठीक है, चलिए आगे बताइए। ठीक है ना। सो बेटा आज की क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ यार, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ठीक है। क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ह्यूमन राइट्स स्टार्ट कराऊंगा या फिर कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का करें, ठीक है ना। लैंड लॉ को छोड़ के, लैंड लॉ में मेरे को सब सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हर सब्जेक्ट के, बस लैंड लॉ का रह गया, ठीक है ना। मैंने मंगवाई है तो आपकी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी से ही मंगवाए लैंड लॉ के नोट्स। तो चेक करते हैं अभी वो कैसे मिलते हैं नोट्स, उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या है, मेरे को बनाना पड़ रहा है ना, आधी चीज मिली मेरे को, मतलब लैंड लॉ सीलिंग में, सीलिंग तक तो मेरे को मिल गया, उसके बाद लैंड रिफॉर्म का नहीं मिल रहा, तो कुछ कुछ चीजें मिल रही, कुछ कुछ नहीं मिल रही, तो चीज सही नहीं रहती ना। इसके बाद देखो हमने क्या स्टार्ट किया था, अच्छा देवेंद्र कुछ आइडिया आपको ओम्बड्समैन के बारे में, ओम्बड्समैन क्या होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है आपको। बस मैन ये जो एक तरीके से, जैसे मैं रिजर्व बैंक के विषय में पढ़ा हूँ, बस मैन एक होते हैं, अगर हाँ कोई हाँ शिकायत वेरी है गुड, तो हाँ आप उनको उनको कर सकते हाँ हैं हाँ, सर आप। वही तो वही वही शिकायतों का वही फाइनल मैंने, निपटारा करने वाले होते हैं वो सर। हाँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी जी, ये सर, अच्छा ये सर। देवेंद्र आपसे बात भी करनी थी, आपने पिछली क्लास में कहा था संजय की क्वेश्चन बैंक में पिछले साल के क्वेश्चंस होते हैं, और संजय की काफी अच्छी बुक होती है। हाँ, ऐसा मैं और जो लोग लिए थे उनसे मैं ले लेके देखता था उस समय। हाँ हाँ, मेरे तो साथ उसमें मसला क्या जो है जो लोग मतलब जाते थे। बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में क्या है मतलब, पिछले साल का पूरा फुल फ्लेज पेपर है या बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले। नहीं नहीं, क्वेश्चन बैंक एक्चुअली उसमें क्या है ना सर, संजय वाला में सर पिछले दो हम्म तीन सालों का जो भी क्वेश्चन बैंक है ना सर, क्वेश्चन पेपर, हम्म वो क्वेश्चन पेपर तो सबसे हम्म, बड़ी बात, ईयर वाइज उसमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ, उसका सोल्यूशन दिया हुआ ठीक है है, सर। ठीक है वेरी गुड। तो और मुझे लगता था कि हाँ, वो उन क्वेश्चन में से बहुत सारे 50% क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि अगर आप उनको पढ़िए तो उसमें से हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो मैंने आपकी बात को याद रख के, ठीक है ना, सर। हमारी सर। एकेडमी से कोई गया अभी आगरा, तो मैं सर। सर। वहां से वो आपके लिए मंगवा लूंगा, ठीक है ना, संजय की हाँ, क्वेश्चन बैंक। हमें हम लोग ले आप भी संजय एकेडमी संजय में का मंगवा आके, लेंगे। हाँ हाँ मैंने हम्म। मंगवा दिया बेटा, आपकी बात याद थी ना मेरे को, देवेंद्र की जो बात याद ऑब- थी, और मैं जो काफी जो दिन से सर्च ऑब्जेक्टिव भी कर जो रहा था संजय की। हाँ, जो हम्म, ऑब्जेक्टिव वाले हैं सर, ऑब्जेक्टिव जो हाँ क्वेश्चन उन्हीं के बैंक लिए, है उन्हीं के वो लिए, उन्हीं के सर लिए। सर। तो हाँ, मैंने मंगा बोल दे तो दिया हम ले लेंगे एकेडमी, सर। हाँ हाँ पक्का बेटा, मैंने एकेडमी में बोल दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं फाइनल बता दूंगा आपको कि एकेडमी के ठीक ठीक पास सर। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ठीक है ना। तो आप एक दिन ठीक क्या सर। करना, एक दिन क्लास, यार देखो मैं भी चेहरा देख लूं यार किसी का, अब 3 क्लास हो गए मैंने किसी का चेहरा भी नहीं देखा, तो लास्ट क्लास में तो ठीक खैर है। मैं सबको बुलाऊंगा ही, जब हमारी लास्ट क्लास रहेगी, और आना भी है। तो एक बार आना एकेडमी में, और एकेडमी से बुक लेके चले जाना, ठीक है ना, संजय की क्वेश्चन बैंक। ठीक 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 मैंने सर, तीनों ठीक। ईयर्स की बोल दिया, एलएलबी फर्स्ट सेकंड हम्म। थर्ड ईयर, ठीक। ठीक है सर। सर सर। ठीक है ना, तो देखो ओम्बड्समैन, हाँ मैंने आपको बता दिया, देवेंद्र जी ने भी काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी कि रिजर्व बैंक, ये बेसिकली आप जो कॉन्सेप्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ओम्बड्समैन, इसका मेन मोटिव क्या होता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक पर्सन को डेजिग्नेट मतलब अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, जो सारे के सारे फ्रॉड रिपोर्ट्स किसको दे सके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर अपर अथॉरिटीज को दे सके। जैसे कि आपका बैंकिंग से रिलेटेड ये टर्म है, ओम्बड्समैन क्या होता है, जैसे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में हम केवाईसी फॉर्म भरते हैं, केवाईसी फॉर्म की सारी डिटेल को चेक करना कौन करता है, ओम्बड्समैन करता है, किसमें, कमर्शियल बैंक।
वही अगर आरबीआई में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक सारे के सारे कमर्शियल बैंक की क्या देखता है, रिपोर्टिंग देखता है। अगर कोई फ्रॉड आता है तो किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर अपर अथॉरिटीज को देगा। ठीक है, इसके बाद देखो हमने ये पढ़ा था, ये बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना देवेंद्र, तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसका पेपर मैं अभी दिखा देता हूँ, 2022 या 23 का है, मैं अभी दिखा दूंगा क्लास एंड में पेपर कैसा है। सेम आपका ज्यूरिप्रूडेंस की तरह पेपर आया था, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे किसके ऑथर पे बेस पे, कि किसने किसको डिराइव किया। जैसे रूल ऑफ लॉ में डाइसी आया, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कौन लाया, केटी शाह लाया, ऑस्टिन क्या लाया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन लाया। तो ये सब चीजें आपको कवर अप करनी, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था लोकपाल, ये लोकपाल का आइडिया है कुछ देवेंद्र आपको, लोकपाल क्या होते हैं, कुछ आइडिया बेटा इसके बारे में? हाँ हाँ सर, हाँ सर, लोकपाल है सर, क्या बताओगे? भ्रष्टाचार निरोधक कानून व्यवस्था के अंतर्गत सर लोकपाल की व्याख्या की है, अपने संविधान में भी है, और लोकपाल केंद्र में भी और राज्य में भी, इस तरीके के राज्यों में भी ये लोकपाल, ये जो शिकायतें हैं उसका निपटारा करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट लाया है सर, ये लोकपाल का, जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो चलेगा, तो लोकपाल में भी आप हम्म। जाके वो कर सकते हैं, वही कुछ है सर इसमें। अच्छा इसके ऊपर बेटा, बिल मेरा भी एक आया था डाउट था। मनमोहन सिंह की सरकार में, सही है। लेकिन हो नहीं पाया अभी भी। हाँ, बेसिकली लोकपाल अपॉइंट क्या किससे किया जाता है, प्रेसिडेंट से विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें स्पीकर ओपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ पोजिशन इन लोकसभा होते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली देवेंद्र एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो आपने संजय की बुक देखी तो उसमें बस 3-4 साल के पेपर थे कि कुछ और भी पेपर थे? बस ये लास्ट नहीं बता दो, फिर मैं आज नहीं, खत्म। 3-4 साल के पेपर तो अलग से हैं सर, जो जब से ये ऑब्जेक्टिव वाले अच्छा, मैं क्वेश्चन के समझ गया। कॉन्सेप्ट हाँ चले हैं। और हाँ हाँ। जैसे फिर आप ये कुमार की देखेंगे, कुमार में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उस तरीके के क्वेश्चन बैंक तो है ही है उसमें भी। और बट उसमें हमने पेपर देखा कि ऑल्सो है। जैसे, हाँ हाँ, मैंने हाँ, मैं समझ बिल्कुल गया, बहुत सारे समझ गया। क्वेश्चन बैंक है हाँ, मैं वो। समझ गया। और उसमें एक चीज हाँ। ये भी था, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए यह था कि जैसे आप एक कानून, एक पेपर में दो दो लॉ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, एक्ट पढ़ा, तो कुमार वाले हम्म। में एक ही एक्ट होता था, जिससे उसमें जुवेनाइल जस्टिस का नहीं होता था, कुमार कुमार में, अच्छा उसमें अच्छा, जुवेनाइल हाँ। जस्टिस का भी है, ठीक ठीक। उसमें वो भी मिल ठीक है, जाता था। ठीक है। तो ये इस तरीके ठीक से है, थोड़ा कोई जो दिक्कत जिसमें डबल लॉ वाले पेपर है ना, उसमें वो पेपर डबल उसको भी कवर करता था। नहीं। ठीक है बेटा। ठीक है, तो मैं देवेंद्र आपकी बात को याद करके मैंने बोल दिया था ऐसे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों की मैं संजय ही मंगवाऊंगा आपसे, ठीक है ना, कुमार नहीं मंगवाऊंगा। तो देखो आप, इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी लोकपाल की? सबसे पहले एमपी का मेंबर नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर कोई प्रोफेशन को अटेंड कब तक करना चाहिए, जब तक वो लीव ना करते, ठीक है ना। कोई प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट यानी किसी एसोसिएशन से जुड़ा ना हो। सो बेसिकली सैलरी, पेंशन एंड अदर परक्विजिट लोकपाल किसके इक्वलेंट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। इसमें देखो फंक्शन एंड पावर हमने पढ़ लिया था, फंक्शन एंड पावर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक रिटर्न कंप्लेन होनी चाहिए जो किसको दी जाएगी, सेक्रेटरी को दी जाएगी, ठीक है ना। पढ़ लेने से आपको आ जाएगा समझ में। क्या क्या मैटर जुरिडिक्शन में नहीं आते किसके, लोकपाल के। सबसे पहले कोई एक्शन लिया गया यूनियन मिनिस्टर से, फॉरेन स्टेट के साथ कोई एक्शन टेकन किया गया है, मतलब फॉरेनर एक्ट, कोई डिटर्मिनेशन हो रही है, कोई इन्वेस्टिगेटिव क्राइम हो रहा है, कोई ग्रांट ऑफ ऑनर अवार्ड हो गया, कोई एक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट रिमूवल हो गया, या फिर पब्लिक सर्वेंट हो गया। प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर कैसे होता है आपका, अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब इसके प्रोसीजर को समझाया गया। इसमें बेटा फंक्शन बताए गए हैं या पावर बताए गए किसके, लोकपाल के। सबसे पहले सम्मन किया जाएगा, एनफोर्स किया जाएगा, डिस्कवरी, फिर प्रोडक्शन, फिर एविडेंस को रिसीव किया जाता है, फिर एक पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी किसको दिया जाता है, ऑफिस को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो आप, इसको पढ़ लेना है, इसको स्किप कर दूं मैं? बताओ बेटा, इसको खुद से कर सकते हो मनीष आप, मनीष, देवेंद्र, सीमा, किरण? यस सर, पढ़ लेंगे, हाँ जी।
बताओ देवेंद्र, स्किप कर दूं मैं, आगे हाँ चलूं? सर, हाँ आगे चलिए सर। सीमा मैडम ने बोल ठीक दिया है तो ना? सर हम लोगों की तरफ से भी ओके है। क्यों, ऐसा क्यों? थैंक यू सर। अरे नहीं अरे बेटा, सर ऐसा हमारे नहीं। में वरिष्ठ है सर, उनका आदेश मानना हम लोगों के लिए अब परम आवश्यक हो जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा सर नहीं। ऐसा मत बोलिए सर, ये गलत बात है। अब ये देखो, गलत आप नहीं है कह चुका हूं मैं मैं देवेंद्र, कि देवेंद्र सीमा आखिरी क्लास में मिलना है यार। ठीक है, एक बट बार इवन मिलेंगे दो, सब। थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखो, यस सूट सर, एंड आएंगे ये सब। आएंगे। ठीक है ना, लास्ट क्लास में आना बेटा। ठीक है ना, मैंने एलएलबी सर वो 3 हमें साल बुक्स आपके साथ। प्रोवाइड कर दीजिए, फिर बुक्स लेने आ जाएंगे। वो बुक्स तो हमें भी हाँ मैम, हाँ चाहिए। संडे पक्का पक्का, संडे बताता हूँ, संडे 100% बता दूँ, ठीक है। फिर जो 21 डेट होगी, 21 जैन या 20, हाँ 20 जनवरी होगी, 20 जनवरी को आप मिल लेना आके। ठीक है, क्लास भी ले लेंगे हम ऑनलाइन, और आप मिल भी लेना, बुक भी लेके चले जाना। ठीक है ना, एक संडे निकाल लेना अगर होगा पॉसिबल तो देखो, आप सूट ठीक है सर। अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि खत्म कराना है, समझो यार, आपका कोर्स भी काफी बड़ा है, अभी जो सब्जेक्ट आएंगे थोड़े लेंदी लेंदी है। ठीक है, सो देखो, आप सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो बेसिकली इसमें देखो, सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कहने का मतलब है, जब मैं गवर्नमेंट के खिलाफ सूट कर सकता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये भी बेटा आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको ऊपर ऊपर से कवर अप कर लेते हैं। जब आपका आर्टिकल 294, 290, 290 और 300 कोई डील करता है कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, 294 प्रोवाइड करता है सक्सेशन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। जो सो इस केस में आर्टिकल 299 प्रोवाइड करा एसेंशियल फॉर्मेलिटीज व्हिच अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल, and Article 300 deals with the procedure and the manner in which suit and proceeding against by the government may be is instituted। ठीक है ना, सो बेसिकली इसमें क्या समझाया गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट में, कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बने हो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के, जो एक्सप्रेस किया किससे किया जाएगा, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट से किया जाएगा। अगर कोई बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या कर सकती है, सूट कर सकती है। ठीक है ना, इसके बाद देखो, एप्लीकेशन कैसे देख प्रिवरेज दी गई है, कब तक, 2 महीने तक, 2 महीने तक, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 80 क्या कहता है कि हम कब तक कर सकते हैं, एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ ऑफ नोटिस, यानी कि 2 महीने के नोटिस के बाद किसी भी पब्लिक ऑफिसर में सूट डाल सकते हैं। इसके बाद देखो, लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर द टॉर्ट, इसमें क्या समझा रखा है कि किंग कैन नॉट, वही बेटा रूल ऑफ लॉ फिर से आ गया डायसी का, जिसे क्रिटाइज किया गया है, कि जो हम ये एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप कर सकते हैं हम, कि कभी भी किंग कोई गलत नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देखो आप, इसमें भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है ना, फिर आता है आपका जुडिशियल रिव्यू। ठीक है ना, सो जुडिशियल रिव्यू के बाद देखो, 1 मिनट बस, पब्लिक कॉपरेशन और रिट्स आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो इस क्लास को खत्म कर देंगे हम, तो जल्दी से जल्दी कवर अप करते हैं हम। सबसे पहले क्या आपका जुडिशियल रिव्यू, सो हमने रिव्यू, रिवीजन, अपील पढ़ा था एलएलबी सेकंड ईयर में, सिविल प्रोसीजर कोड। तो रिव्यू का मतलब क्या था, सीमा, देवेंद्र आप बताना चाहे, मनीष, रिव्यू का मतलब क्या होता था? सर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में या उसके लिए पेटिशन डाल सकता है, तो वो जुडिशियल रिव्यू कर लेते हैं उस चीज, या फिर कोई गलत डिसीजन वर्डिक्ट वगैरह आया है तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू हो जाता है कि ये डिसीजन सही से दिया है या नहीं दिया, ऑलरेडी करेक्ट जो है दे बेटा, चुके हैं। करेक्ट है। आप बताना चाहेंगे देवेंद्र इसके बारे में, कुछ रिव्यू के बारे में, सर वही थोड़ा है सा सर, बताइए कोर्ट एक बार फिर से यही है। अपना पुनर्अवलोकन करता है कि जो अपील की जाती है उसकी रिव्यू के लिए सर। हाँ तो मेरे ख्याल हाँ से हाँ। हायर बेंच या हायर कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं, जो
जो जो फैसला आया है उसके अगेंस्ट में कि इसको दोबारा से एक बार रिव्यू किया जाए सर। वो लेकिन ये एक अलग है, रिव्यू का मतलब आपने जो फैसला दिया उसको फिर से देखिए। नया फैसले के लिए मेरे ख्याल से इस पे नहीं होता है। मेरे ख्याल से जो रिव्यू करने के लिए एक बार होता है ये, वो कुछ चैलेंज से कुछ अलग होता है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। करेक्ट है बेटा। देखो जुडिशियल रिव्यू इन इंग्लैंड में क्या समझाया गया है। देखो ये जुडिशियल रिव्यू कहाँ से स्टार्ट किया गया था, इंग्लैंड से। हमने पहले भी पढ़ा था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीमेबल कहाँ से ले गया था, इंग्लिश से ले गया था, यानी कि इंग्लैंड से। सबसे पहला लॉ कहाँ बनाया गया था, टॉट। जो लॉ ऑफ टॉट हमने पढ़ा था वो इंग्लिश लॉ ही कराया जाता था। तो इंग्लैंड के बाद इसको कहाँ देखो अल्ट्रेशन नहीं की गई थी, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया पढ़ते हैं हम। इंडिया में क्या था कि जुडिशियल लॉ आपका किस पे डिपेंड करता था, एक तो पब्लिक लॉ पे जो एक्सरसाइज किया जाएगा, स्टैट्यूटरी रिव्यू। स्टैट्यूटरी हमने पढ़ा जो स्पेशल एक्ट से पास किया जाता है, स्टैट्यूटरी अपील किया जाता है। रेफरेंस दिया जाएगा हाई कोर्ट का, प्राइवेट लॉ रिव्यू किया जाएगा किसके लिए, सूट फॉर डैमेजेस एंड इंजंक्शन के लिए। अब कुछ कुछ ऐसे ग्राउंड है जिनमें क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर दिया जाता है। क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर में देखो आप, सब ये देखो आप, सबसे पहले अगर कोई जुरिडिक्शनल एरर है, ठीक है ना। जुरिडिक्शनल एरर कहने का मतलब है, जैसे हमें सीमा ने अभी बताया कि आपके फंडामेंटल राइट, टोटल देयर आर टाइप ऑफ 6 फंडामेंटल राइट, हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलएलबी फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। तो राइट देखो, राइट अगेंस्ट इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी में कोई हमें सही से नहीं प्रोवाइड किया गया तो हम रिव्यू करा सकते हैं। तो इसमें भी पहले पॉइंट में क्या समझाया गया, जुरिडिक्शनल एरर विच इंक्लूड द एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन और रिफ्यूजल टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। इसमें जुरिडिक्शन क्या, विच इज अपरेंट टू द फेस ऑफ रिकॉर्ड, वायलेशन हुआ किसका, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, या फिर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूसिव है, क्या क्या चीजें निकाली गई है, मतलब इंक्लूड नहीं किया गया। सबसे पहले जो आपका फाइनल मान लिया, अब एक बात बता, आपका प्रीमेबल है। अब प्रीमेबल में 77 अमेंडमेंट में आपका सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है ना, 1976। अब इसको जोड़ने के बाद ये आपका एक फाइनल कंक्लूसिव प्रूफ था। अब इसको आप रिव्यू कराना चाहते हो तो ये चीज नहीं हो सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सेम रिजल्ट को शॉर्ट किया गया, अचीव मोर डायरेक्टली, तो वो भी आपका सेम रिजल्ट अचीव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट से क्या क्या एक्सक्लूज किया गया, वही बेटा एपलेट ट्रिब्यूनल का है, जो हमने एपलेट ट्रिब्यूनल में अभी भी पढ़ा था। जो ट्रिब्यूनल आपका प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, ट्रिब्यूनल आपका अब्यूज कर रहा है पावर, फाइनली क्लॉजेस नहीं है, एक्सेस और जुरिडिक्शन के अगेंस्ट है, बेस्ड इस डिसीजन पार्शली है, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल गिव दे रहा है डिसीजन ऑफ फैक्ट दे रहा है, गिव इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। तो इसमें एक रेफरेंस केस समझा रखा है जुडिशियल रिव्यू का, कि इस केस में क्या हुआ था, हेल्ड किया गया था। स्टेट टू कंटेन अ फाइनलिटी क्लॉज इम्पोज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फंडामेंटल गारंटी, द स्टैट्यू विल बी स्ट्रक डाउन। कहने का मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है ना, इसके खिलाफ था, एक अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करा था किसके लिए, फंडामेंटल राइट के लिए। तो इस स्टैट्यूज को क्या करा गया था, स्ट्रक डाउन किया गया था। और स्टैट्यूज किससे डील करते थे, डॉक्ट्रिन से। डॉक्ट्रिन हमने पढ़े थे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, काफी सारे पढ़े थे हमने डॉक्ट्रिन, सारे किस में पढ़े थे हमने, इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूज में पढ़े थे, ठीक है। सीमा देविंदर क्लियर है बेटा, जुडिशियल रिव्यू, चले आगे हम अब। यस सर। अब आता है पब्लिक कॉपरेशन। पब्लिक कॉपरेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिट्स। टाइप ऑफ रिट्स हमने कहाँ पढ़ लिया था बेटा, टाइप ऑफ रिट्स कितने हैं देवेंद्र आप बताएंगे, मनीष और सीमा को तो बता है, इन्होंने बता दिए मुझे, आप बता दो क्या टाइप सर? ऑफ रिट्स कितने, टाइप टाइप ऑफ ऑफ रिट्स बेटा, रिट्स रिट्स मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर। बताना सीमा, क्या होते हैं टाइप ऑफ रिट्स। सर वही ना, हेबियस कॉर्पस, हाँ, मैंडेमस, याद आया देवेंद्र सेशन, आपको। प्रोहिबिशन एंड फिर से क्यू बोलिए मैडम। वारंट।
बता दो हेबियस सीमा एक बार कॉर्पस फिर से आप। 5 रिट्स है ना सर, जो वेरी गुड। अंडर आर्टिकल अच्छा, 33 कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स में। एंड रीड्स की 226। हाँ, रिट्स हाँ जी, रिट्स। रिट्स टाइप ऑफ रिट्स। रीड्स ना सर? हाँ, रीड्स समझ रहा हाँ हूँ सर, जी। हाँ, समझ गया। अच्छा। ठीक है ना। सो वही हम कवर अप करेंगे। ठीक है ना। सो पब्लिक कॉर्पोरेशन हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन सिंपल एक कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट बॉडी होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो स्वयं सम ऑफ फीचर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है ना। इसमें देखो एसेंशियल फीचर्स क्या क्या समझा, देखो पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या क्या आता है जो सेमी गवर्नमेंट के द्वारा है, सेमी गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी एक्ट। स्टैट्यूटरी एक्ट आपको पता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। तो इसके एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है, देखो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है सबसे पहले बता देता हूँ, ऑटोनॉमस होते हैं। ऑटोनॉमस इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कहने का मतलब है कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाया गया है तो इसमें एक फाइनेंस और एक मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होगा ही होगा। ठीक है ना। सो देखो स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन क्रिएटेड किया जाता है जिसमें राइट्स ड्यूटी ऑब्लिगेशन होती है, जो आपका आउटसाइड होगा ऑथराइज यूज ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन। ये पूरा का पूरा ओन किससे किया जाता है, स्टेट से किया जाता है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसको यूज किया जाता है एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ठीक है ना। पब्लिक कॉर्पोरेशन आपका लार्जली ऑटोनोमस है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में। पब्लिक कॉर्पोरेशन आपका एग्जाम्प्ट किया जाता है प्रोहिबिटिंग, यानी कि कोई अगर पब्लिक फंड में छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इट इज नॉट ऑनरी टू द बजट, सारा का सारा नॉन कोऑपरेटिंग एजेंसीज पे डिपेंड करता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है पब्लिक कॉर्पोरेशन के सिविल सर्वेंट नहीं होते। नॉर्मली किसी एसोसिएशन से फॉर्म होते हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमिटी। जरूरी नहीं कि वो यूपीएससी के द्वारा किए गए हो, स्टाफ सिलेक्शन कमिटी या कोई अदर बॉडी से अपॉइंट किए गए। पब्लिक कॉर्पोरेशन हाउएवर कोई एक सिटीजन, ये मीनिंग किसमें बताया गया है, किसमें आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ। सीटीओ है कमिश्नर और टैक्स ऑफिसर। सो पब्लिक कॉर्पोरेशन आपका प्रिविलेज नहीं एंजॉय करता विद होल्ड द डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। अब कुछ फीचर्स बताए गए हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के, इसको पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहले पब्लिक कॉर्पोरेशन आपका आइडेंटिकल है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। सबके पास एक गवर्निंग बॉडी है जो कि चेयरमैन डिफाइंड होगा नंबर ऑफ मेंबर का। ये आपका ऑटोनोमस है, फाइनेंस और मैनेजमेंट है, इसके सेपरेट अकाउंट्स है जो कि ऑडिटेड किए जाते हैं क्वालिफाइड ऑडिटर से। ठीक है ना। ये बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट आपका पब्लिश किया जाता है और जनरल रिपोर्ट टू द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन से। सम पब्लिक कॉर्पोरेशन आर रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूटिव स्टेटस। ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है क्लासिफिकेशन। देवेंद्र आपको दिख रहा है बेटा सीमा ये चीज? हाँ यस सर। सर। सो बेसिकली आप देखेंगे, देखो कमर्शियल एंड फाइनेंसिंग में कमर्शियल लाइन है तो उसको एलआईसी जैसे भैया समझा रखा, पब्लिक कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट संस्थान है, या तो किसी गवर्नमेंट से बनाया गया सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर किसी स्पेशल एक्ट से बनाया गया। तो स्पेशल एक्ट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस तो स्पेशल एक्ट से बनते हैं ना। तो स्पेशल एक्ट में एलआईसी आ गया। एलआईसी का एक्ट अगर हम पढ़े तो एलआईसी एक्ट 1956। ठीक है ना। फिर सोशल वेलफेयर में एसटीसी कुछ आइडिया है बेटा देवेंद्र आपको इसके बारे में, एसटीसी की फुल फॉर्म? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। सीमा आपको कुछ आइडिया? एसटीसी, एलआईसी तो मैंने नो बता दिया, सर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एसटीसी बेटा किसका? सोशली, हाँ बोलो। नहीं पता सर। एक बार गूगल करेंगे बेटा आप एसटीसी, क्योंकि मैं समहाउ रिलेटेड हूँ, शायद गलत हो जाओ। गूगल करके बताएगा कोई मुझे एसटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। बताओ बेटा देवेंद्र, जल्दी बताओ बेटा एक बार। मिला एसटीसी की फुल फॉर्म?
एसटीसी एक एसोसिएशन बनाई गई है, ठीक है ना, जो सोशल और वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। मिला किसी को देवेंद्र सीमा? सर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था बेटा, स्टेट तो आ गया था दिमाग में। ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इसके बाद देखो ओएनजीसी, ओएनजीसी घेल भेल, ये सब आपको पता होगा। ओएनजीसी एक कॉर्पोरेशन है जो कम्युनिटी की फंक्शनिंग करता है, ठीक है ना। फिर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के लिए कंट्रोलिंग के लिए क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। क्लियर है देवेंद्र? आपको वॉइस आ रही देवेंद्र? हाँ सर, आ रही है, क्लियर है सर। ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है आपका पार्लियामेंट कंट्रोल। सो पार्लियामेंट कंट्रोल में हमने क्या पढ़ना है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कौन करता है? मैंने आपको पहले बताया था, अभी स्टार्ट जब किया था, कि 3 बॉडीज होती है, एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेशन को क्या कहते हैं? जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर कहते हैं। जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेजिस्लेशन में देखो, जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो किससे होता है? लेजिस्लेशन से ही होता है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को ले ऑफ किया जाता है। कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन से वैलिडेट किया जाता है फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग में। इसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रेजोल्यूशन के बाद मोशन प्रोवाइड करेगा, जनरल फॉर्म ऑफ डिस्कशन ऑफ मैटर रिलेटेड टू पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटी आती है, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री कमिटी में देखो आपका क्या क्या आता है, एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है ना। इसके बाद देखो गवर्नमेंट कंट्रोल। सो गवर्नमेंट कंट्रोल क्या होता है? टेक ओवर करता है वर्किंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो कि हाईली डिजायरेबल है क्यों, टू इंश्योर द अफेयर ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर कंडक्टेड इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सो बेसिकली हम इसमें यही समझेंगे कि गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका अपॉइंट किया जाता है गवर्निंग बॉडीज, मैनेजर ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, issuing general principal director, issuing special direction by participating in management as a member of government governing bodies, ठीक है ना। फिर जुडिशियल कंट्रोल आपको बताइए बेटा, स्टेट कॉर्पोरेशन, जो स्टेट की मीनिंग में आता है आर्टिकल 12, ठीक है ना। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बेटा टाइप्स ऑफ रिट्स दिए गए हैं, जो संविधान ने एक रिट्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। रिट्स में देखो आप पढ़ते हैं अभी से हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बेटा मैं बस यही सेक्शन कराऊंगा क्योंकि अभी सिलेबस में यही है आपके, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 32 देखो आप, इसमें सुप्रीम कोर्ट डील कर रहा है रिट्स से। आर्टिकल 226 क्या है? कोर्ट इशू करता है रिट्स। आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 32 राइट होता है। आर्टिकल 32 किसी को आइडिया कौन सा राइट है फंडामेंटल? बताएगा बेटा कोई? सीमा, देवेंद्र? सर ये दोनों ही 32 सुप्रीम कोर्ट करता है और 226 में हाई कोर्ट। कोई भी फंडामेंटल राइट किसी का इन्फ्रिंज हो जाता है तो। और 226 करेक्ट है, पर में वाइडर व्यू स्कोप है शायद हाई कोर्ट का। मैं समझ गया बेटा आपकी बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो ये आर्टिकल 32 है, कौन सा आर्टिकल है, क्या नाम है आर्टिकल का? कुछ आइडिया बेटा सीमा आपको? देवेंद्र आपको कुछ आइडिया? मनीष, मनीष, किरण, कुछ आइडिया आर्टिकल 32 के बारे में बेटा आपको? कोई है नहीं क्या क्लास में? देखो आर्टिकल 32 क्या होता है, बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का राइट होता है, ठीक है ना।
सो बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है, ठीक है ना। इसमें देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको सस्पेंड कर सकता है, बट आर्टिकल 226 को सस्पेंड नहीं कर सकता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू करता है और ये आपका सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो टाइप ऑफ रिट्स कर लेते हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले टाइप ऑफ रिट्स हैबियस कॉर्पस। सीमा आप बताइए हैबियस कॉर्पस क्या कहता है, बताओ बेटा। टाइप ऑफ रिट में पहला हैबियस सर कॉर्पस। प्रोड्यूस द बॉडी ना, कि ये बॉडी इफ बॉडी कोई को लाओ, इलीगली, लाश को लाओ, कहीं से भी लाओ, कूद हाँ जी, कूद के लाओ, शेड से लाओ, पर लाओ जरूर, वो एक प्रूफ है, ठीक है ना। तो लेट अस ऑफ द बॉडी कहने का मतलब है बॉडी को लाओ। बॉडी कहने का मतलब है जो जेलर, जेलर जिसने कोई क्राइम किया है। अब जैसे हमने सिविल प्रोसीजर कोड में क्या पढ़ा था बेटा, समन एंड वारंट। वारंट में क्या होता था, मुझे मुझे पब्लिक ऑफिसर ले जाएगा मेरे घर से, कहीं से भी ले जाएगा, मुझे कहाँ रखेगा, कस्टडी में रखेगा। विद इन 24 hours he has to represent me in front of justice, in the court. So basically ये किस पे अप्लाई हो रहा है, हैबियस कॉर्पस पे हो रहा है, ठीक है ना। जो प्रोसेस कौन कर रहा है, हैबियस कॉर्पस कर रहा है। अगर मैंने कोई गलत किया है, कोई गलत क्रिमिनल हूं, तो मुझे 24 hours में कोर्ट के पास पहुंचना है। अगर मैं कोर्ट के पास नहीं पहुंचा तो मुझे बेल दे दी जाएगी, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी होती है जो कोर्ट के पास ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, हैबियस कॉर्पस के द्वारा, ठीक है ना। तो हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि आपकी बॉडी को पहुंचा दिया जाता है कोर्ट में, ठीक है ना। उसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं सर। जिसको हाँ आपने अरेस्ट किया है या कहीं पकड़ा है तो उसको आप कोर्ट के सामने जुडिशरी प्रेजेंस में उसको 24 घंटे के अंदर ले आइए। हाँ। सो बेटा आगे चलो देवेंद्र में। अब देखो ग्राउंड्स ये सब पढ़ सकते हो बेटा कि मैं कराऊं, बोलो। रिफ्यूजल कब कब रिफ्यूज करता है, जब जूरी लेना। बताओ सीमा, कराऊं क्या बेटा ग्राउंड्स? नहीं सर हम पढ़ लेंगे। इतना तो कर सकते हो बेटा, इजी है, कठिन नहीं है। रिफ्यूजल कब कब होता है, रिफ्यूजल मैं करा देता हूँ। रिफ्यूजल जब वो आउटसाइड जुरिडिक्शन में है, ठीक है ना, या फिर रिव्यू ओपन है जुरिडिक्शन पे, सब मतलब जुरिडिक्शन ने एंड कर दे, जस्टिस आपका एंड हो गया, तो हैबियस कॉर्पस भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो सर फिर जब कोई आता है इलीगली डिटेन किया गया है तब ये हेबियस कॉर्पस लगता है। क्या इलीगली, क्या बेटा? हाँ इलीगली तब किसी को तब हाँ डिटेन किया। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट बोल रहा हूँ, जो भी ठीक है डिटेंशन ना। होगा वो कोर्ट के परमिशन से होगा। आप पुलिस जैसे किसी को हाँ उठा लेती है तो उस कंडीशन में 24 घंटे में उसको लेके जुडिशरी के सामने रखना है। सर वो तो अब अलग अपर चीज है मेरे ख्याल से। हाँ ये नहीं, है लेकिन जैसे इसमें जो जैसे मान लीजिए कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, आप जेल में गए, तो वो इससे मेरे ख्याल से फिर उसके इसके दायरे में नहीं आता है। जैसे अभी पुलिस बीएनएस में तो कुछ कस्टडी और भी में। चेंजेस आए हैं जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो, कोई नहीं। बोलिए मैडम, आप बोलिए। नहीं सर बस इतना ही बोलना था। ठीक है ना। तो देखो आप, सो बेसिकली मैं आगे चलता हूँ बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मैं खत्म कर दूं आज की क्लास में पूरा। तीन ही पेज बचे। सो मैंडामस हमने पढ़ रखा है बेटा। मैंडामस होता है कमांड। कोर्ट इज द सुपीरियर, ही कैन ओनली कमांड, वो कमांड देगा। सो मैंडामस का मतलब क्या होता है, कमांड। अब किस किस ग्राउंड में कमांड होता है, जब पिटिशनर का एक लीगल राइट एग्जिस्ट हो रहा है पिटिशन में, लीगल राइट पिटिशनर का इन्फ्रिंज हो गया, वायलेट हो गया। जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो रहा है वो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी बाय पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है ना। पिटिशनर ने डिमांड किया परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी बाय द पब्लिक अथॉरिटी, और अथॉरिटी ने उसे रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो ड्यूटी इम्पोज है पब्लिक अथॉरिटी पे जो मैंडेटरी है। कोई अब्यूज ऑफ पावर है तो कमांड दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविजन वायलेट है, कमांड दिया जाएगा।
मेलाफाइड यार, मेलाफाइड हमने अभी क्या था बेटा, वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है। मेलाफाइड आपने बताया था सीमा, क्या मतलब था मेलाफाइड का? सर बैड इंटेंशन। हाँ, बैड इंटेंशन, वेरी गुड, ठीक है। तो मैंडामस किस किस केस में रिफ्यूज हो सकता है, ये पढ़ लोगे बेटा कि कराओ मैं ये चीज? बताओ बेटा सीमा देवेंद्र। सर पढ़ लेंगे, बाकी आप देवेंद्र जी से भी पूछ लीजिए। बताओ देवेंद्र बेटा, कराओ मैं? आगे आगे पढ़ाइए सर, कोई नहीं, सर चलेंगे, देख लेंगे सर। हो जाएगा बेटा, कठिन नहीं है। सो देखो, अगेंस्ट whom a right of mandamus कैन नॉट लाई, कहाँ कहाँ लाई नहीं कर सकता है वो? एक तो प्राइवेट पर्सन पे इंडिविजुअल लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर आता है रिट ऑफ सिरारी। सिरारी एक ऑर्डर ऑफ कमांड होता है जो हाई कोर्ट देता है इंफीरियर कोर्ट क्वाजी जुडिशियल फंक्शन को, टू ट्रांजिट द रिकॉर्ड ऑफ कॉज। यानी कि सिरारी कहने का मतलब है मुझे सबूत चाहिए तो चाहिए, सबूत के बिना आपका कोई प्रूफ, कोई भी एक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये सिरारी किस किस पे इशू किया जा सकता है? जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज, कोई एनी अदर अथॉरिटी विद परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन एक्ट इन जुडिशियल मैनर। अब क्या क्या सब नेसेसरी कंडीशन है, देखो आप, सबसे पहले लीगल अथॉरिटी होना चाहिए, क्वेश्चन को डिटरमाइन करना चाहिए, हैविंग ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, एक्ट इन एक्सेस ऑफ लीगल जुरिडिक्शन, कमिट एन एरर और एक्ट इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। किस किस ग्राउंड पे राइट ऑफ सिरारी होगा? सबसे पहले आपका एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, अब्यूज ऑफ जुरिडिक्शन, एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका प्रोविजन कहाँ कहाँ वायलेट किया जाता है। सबसे प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट करना, ठीक है ना, कि हम किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कोर्ट को प्रोहिबिट नहीं कर सकते, उसके आदेश को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। सो प्रोविजन एक जुडिशियल राइट इशूड किया जाता है सुपीरियर जुरिडिक्शन से, किसके लिए? इंफीरियर कोर्ट के लिए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी इंक्लूड है। राइट ऑफ प्रोविजन कब होता है आपका? ला इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैज नॉट मेड अ डिसीजन, ठीक है। अब इसमें ग्राउंड्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रोविजन में क्या क्या आता है? तो एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कोई फ्रॉड है, कंट्रीब्यूशन है लॉ ऑफ लैंड का, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका किसके खिलाफ हो सकता है? आपका प्रोविजन लाइन इसमें समझा रखा है, तो जुडिशियल अथॉरिटीज, क्वाजी जुडिशियल और, अच्छा बेटा जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल क्या होता है, कोई बताएगा सीमा देवेंद्र मुझे? जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल क्या होता है? सर क्वेश्चन तो यही होता है ना कि जिसके कोई लॉ नहीं बना हुआ बट इट लुक्स लाइक लॉ। पता नहीं सर। देवेंद्र आप बताना चाहेंगे? सर कॉजी का जुडिशियल, मतलब शायद जैसे डेमी का होता है उसी तरह से कॉजी होता है शायद, कॉजी से डेमी ऑफिशियल नहीं है सर, उसके कॉजी जुडिशियल उसी तरीके से कुछ है क्या सर? जैसे मैं कह सकता हूँ जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, और क्वाजी जुडिशियल क्या हो गया? ट्रिब्यूनल हो गया बेटा, ठीक है ना। हाँ सर। इसके बाद देखो आप, फिर देखो आपका कोवारेंटो। कोवारेंटो का मतलब क्या होता है? ये लास्ट है, फिर खत्म है बेटा आपका लेक्चर। कोवारेंटो क्या है? देखो कोवारेंटो, कोवारेंटो ऑफर्ड जुडिशियल इंक्वायरी। कोवारेंटो का मतलब होता है इंक्वायरी, किसी भी पर्सन के ऊपर इंक्वायरी की जा सकती है कि कैसे वो ऑफिस में है, ठीक है ना, और कैसे वो ऑफिस को छोड़ता है। सो बेसिकली हु कैन अप्लाई फॉर इट, ये बेसिकली आपका अपोजिट पार्टी के ऊपर होता है कि अपोजिट पार्टी को वारंटो लागू कर सकता है। क्या क्या कंडीशन किस किस पे लाए नहीं होगा? तो राइट ऑफ वुड नॉट लाए, किसी प्राइवेट नेचर, कोई बॉडी है, कोई प्राइवेट बॉडी, उस पर नहीं अप्लाई होगा।
कोई ऑफिस अबॉलिश है जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है कोवारेंटो की, या फिर हाई कोर्ट ने डिस्क्रीज कर रखा है, डिस्क्रिशन में रिफ्यूज कर रखा है कोवारेंटो। कोवारेंटो बिलेटेड है 1964 में, आपका फ्यूटेल है, कोवारेंटो लाई नहीं कर रहा है इरेगुलरिटी। ठीक है बेटा, यहाँ डाउट है किसी को? सर क्वेश्चन बताओ पेपर्स बेटा। प्रोवाइड कर देंगे आप? हाँ, वही वही दिखा रहा हूँ बेटा, मैं वही दिखा रहा हूँ। एक मिनट, अभी क्लास एंड नहीं करेंगे हम, पेपर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है? पेपर हाँ। देखो मैंने ना 2021 का है बेटा, ठीक है ना? तो ये कुछ पेपर ऐसे आए, एक बार देख सकते हैं आप। सर दिख रहा है ये तो बेटा आपने दे आपको? दिया था 21 का, तो हाँ, आप पहले भेज चुके हैं। इसके अलावा दे दीजिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हैं। इसके अलावा भेजता हूँ उनको बेटा मैं अभी, ठीक है ना? ये साइट है बेटा, एक बार देख लेना आप, मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है देविंदर, आपको दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है ना? पेपर को एक बार अच्छे से देख लेना, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। नेचुरल लॉ थ्योरी, नेचुरल लॉ थ्योरी 3 पे था ऐसे, हाँ, ठीक है? तो हमने बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को काफी अच्छे से पढ़ लिया है। कोई डाउट तो अराइज हो नहीं रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में? इसका पेपर में 2000 जो पिछले साल का नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूं बेटा सीमा? ठीक है सर। ठीक है ना? मुझे भी मांगना पड़ता है बच्चे भी तो वैसे होते हैं ना बेटा, देते भी तो नहीं यार। मैं कितने मैसेज करवाऊं, बच्चे कान में रुई डाल रखी होती है कई बच्चों ने, वो ये सोचते हैं हम क्यों दे किसी को भाई। ठीक है देविंदर, इंडोर मैनेजमेंट, हाँ सर। ठीक है ना? द आइडिया ऑफ ओम्बड्समैन किसके द्वारा लाया, तो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन 3 तरह के, डी सही है, करेक्ट है आंसर, ठीक है ना? तो बेटा आज की क्लास को हम इतने रखते हैं, अभी क्लास एंड नहीं करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। देवेंद्र कोई बाय सर। डाउट है? नहीं सर, अभी तो बाय जितना बेटा, पढ़ाया उसको देख लूंगा सर। बाय सर। बाय बेटा। ठीक है, आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। मनीष आप जा सकते हो क्लास से।